नमस्कार, मैं आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में अपन बात कर रहे थे। पहले 4-5 क्लास अपनी हो चुकी है, जिनमें से कुछ एक क्लास में मैंने आपको गणित के बेसिक के बारे में बताया। उसके बाद में संख्या पद्धति अपन ने स्टार्ट की। संख्या पद्धति में सबसे पहला अपन ने पोर्शन पढ़ा संख्या के प्रकार, जिनमें एक बार के लिए मैं वापस आपको संख्या के प्रकार के बारे में अवगत करवा देता हूं। मूल रूप से संख्या केवल 2 प्रकार की होती है, जिनमें से एक होती है वास्तविक और दूसरी होती है काल्पनिक। वास्तविक संख्या कौन सी है, काल्पनिक संख्या कौन सी है, इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट है, ये वास्तविक संख्या है, यह भी 2 प्रकार की होती है, जिनमें से एक होती है परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या का लंबा चौड़ा डिस्कशन 2 क्लास तक चला। परिमेय अपरिमेय संख्या पहले दिन पढ़ाई, उसके बाद में कल की क्लास में परिमेय संख्या बताएगी। परिमेय और अपरिमेय पूरा होने के बाद में मैंने आपको बताया कि ये परिमेय संख्या जो है ये भी 2 प्रकार की होती है, जिनमें से एक होती है साधारण परिमेय संख्या और दूसरी होती है दशमलव परिमेय संख्या। मतलब परिमेय संख्या 2 प्रकार की, एक तो साधारण और एक दशमलव। कुल मिलाकर बात अपन अगर कहें तो साधारण संख्या या परिमेय संख्या का वो भाग, परिमेय संख्या कौन सी, जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा गया। परिमेय संख्या का वो भाग जिसके अंश में हर का भाग देने पर भाग पूरा पूरा जाता है, वो तो कहलाएगी साधारण संख्या। और जिस किसी परिमेय संख्या के अंश में हर का भाग देने पर भाग पूरा पूरा न जाकर भागफल दशमलव में प्रसारित होता है, वह दशमलव परिमेय संख्या के नाम से जानी जाती है। कुछ एक 2-4 उदाहरणों से मैंने इस बात को क्लियर कर दिया था लास्ट टाइम पर कि साधारण परिमेय संख्या कौन सी होती है, दशमलव परिमेय संख्या कौन सी होती है। 1-2 उदाहरण देकर आज वापस थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। जैसे लिखा गया 12/2। 12/2 जो है वो एक परिमेय संख्या है, जिसका मान निश्चित होता है, या जो अंश बटा हर के रूप में लिखी जा सकती है। वो सारी की सारी संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या। लेकिन 12 में 2 का भाग देने पर भागफल आया 6। कुल मिलाकर बात ये कहें कि 12 में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो प्राप्त होने वाला भागफल एक साधारण परिमेय संख्या को व्यक्त करेगा। इसी प्रकार मैंने लिख दिया 15/3। 15 में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, भागफल आ रहा है 5। पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो प्राप्त होने वाला भागफल एक साधारण परिमेय संख्या को व्यक्त करेगा। इसी प्रकार अगर लिख दिया 8/2, तो 8 में 2 का भाग दिया 4 आया, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो प्राप्त भागफल एक साधारण परिमेय संख्या को व्यक्त करेगा। इस प्रकार से ये जो गिनती वाली संख्या या किसी भी परिमेय संख्या का वह रूप जिसके अंश में हर का पूरा पूरा भाग जाता है, तो भाग देने पर प्राप्त भागफल सदैव एक साधारण परिमेय संख्या को व्यक्त करता है। ये तो हो गई साधारण परिमेय संख्या। तो इस आधार पर साधारण परिमेय संख्या कौन कौन सी होगी आप देख लो। साधारण परिमेय संख्या वो होगी जो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक चलेगी। लेकिन इसमें भी कौन सी, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक वे संख्याएं जिनका एक मान गिनती की तरह प्रसारित होता है, या परिमेय संख्या का वो रूप जिसके अंश में हर का पूरा पूरा भाग जाता है, वो हो गई साधारण परिमेय संख्या। और इसी प्रकार अगर अपन देखें कि 5 में 2 का भाग दिया, 5/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन अगर आप 5 में 2 का भाग दोगे तो आएगा 2.5। और 2.5 जो है ये एक साधारण परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका भागफल दशमलव में आ रहा है, तो ये हो गई दशमलव परिमेय संख्या। इस प्रकार की जो संख्या है वो दशमलव परिमेय संख्या है। उसी प्रकार से अगर अपन और देखें तो 5/4 अगर लिखा गया है, तो 5/4 को भाग देंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1.25। तो ये भी क्या है, ये भी एक दशमलव परिमेय संख्या। इसी प्रकार अगर आप आगे देखें तो 10 में अगर आप 3 का भाग दोगे, तो 10 में 3 का 10/3 तो परिमेय संख्या है। मैं जितनी भी संख्या यहां लिख रहा हूं, या ये साधारण और दशमलव परिमेय संख्या जो है, ये सारी की सारी संख्या मूल रूप से परिमेय संख्या ही होती है। परिमेय के ही दोनों भाग ये होते हैं। 10 में 3 का अगर आप भाग दोगे तो आएगा 3.333333 इस प्रकार से अनंत तक।
चाहे भागफल कैसा ही है, लेकिन भाग पूरा नहीं जाकर इसका भागफल दशमलव में प्रसारित हो रहा है, और दशमलव में प्रसारित हो रहा है, इसका मतलब ये वाली जो संख्या है, ये कौन सी संख्या होगी? दशमलव परिमेय संख्या होगी। जैसे 5/2, 5/4, 10/3, ये सारी की सारी जो संख्या है, ये कौन सी संख्या होती है? ये दशमलव परिमेय संख्याओं के नाम से जानी जाती है। यहां तक का डिस्कशन अपने कल हो चुका था। अब मैं बात करता हूं इससे आगे के पोर्शन के बारे में। अब आराम से आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझें, क्योंकि यहां से जो पोर्शन है वो छोटी एग्जाम ले लें चाहे अपन कोई बड़ी एग्जाम ले लें, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यहां तक तो फिर भी मानते हैं कि यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन स्टैंडर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन अपन छोटी मोटी एग्जाम की अगर बात करें, जैसे मान लो कि नॉर्मल एग्जाम जो होती है जिनका पेपर इजी आता है, आर्मी वगैरह, एयरफोर्स वाई ग्रुप ले लीजिए, या फिर कोई भी पुलिस में जिसमें थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है, कोई भी नॉर्मल एग्जाम जिनमें मैथमेटिक्स का लेवल कम होता है, उन सारी एग्जाम में अब आगे आने वाला पोर्शन जो है वो सब में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे स्टैंडर्ड हो। सुनिए सब, ये साधारण परिमेय संख्या, पहली बात तो परिमेय संख्या का वह रूप जिसके अंश में हर का पूरा पूरा भाग जाता है, साधारण परिमेय संख्या कहलाती है। ये साधारण परिमेय संख्या भी 3 प्रकार की होती है। साधारण परिमेय संख्या 3 प्रकार की होती है। तीनों संख्याओं का आप क्रम याद रखें, अगर आपने क्रम अच्छी तरह से समझ रखा है तो संख्याएं आराम से समझ में आ जाएगी, रातों रात याद भी हो जाएगी। साधारण परिमेय संख्या जो 3 प्रकार की होती है, उन तीनों प्रकार की संख्याओं को क्रम से याद करें तो सबसे पहले पूर्णांक संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर प्राकृत संख्या। साधारण परिमेय संख्या 3 प्रकार की, पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृत, पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृत, ये तीनों का क्रम है। पहली आएगी पूर्णांक संख्या, उसके बाद में आएगी पूर्ण संख्या, उसके बाद में होगी प्राकृत संख्या। ये होगी पूर्ण संख्या और ये होगी साहब प्राकृत संख्या। ये संख्याएं होती है। अब आप देखिए पूर्णांक संख्या कौन सी है? जितनी भी साधारण परिमेय संख्याएं हैं, जितनी भी साधारण परिमेय संख्या है, वे सारी की सारी साधारण परिमेय संख्याओं को पूर्णांक संख्या भी अपन कह सकते हैं। मतलब जितनी साधारण संख्या है उतनी ही पूर्णांक संख्या है। साधारण और पूर्णांक दोनों बातें एक ही है, मतलब इन दोनों में एक भी संख्या का फेर नहीं है, एक भी संख्या का अंतर नहीं है। जितनी साधारण परिमेय संख्या है उतनी ही पूर्णांक संख्या होती है। कुल मिलाकर बात अपन कहें, जैसे धनात्मक में बात करें तो +1, +2, +3, +4, इस प्रकार से अनंत तक जो संख्याएं हैं ये सब पूर्णांक है। अगर अपन बात करें -1, -2, -3, -4, इस प्रकार से पीछे अगर माइनस अनंत तक भी चले जाएं तो भी ये सारी पूर्णांक संख्या है। और इन सब के अलावा ये हो गई ऋणात्मक, ये हो गई धनात्मक, इनके बीच में कौन आता है? 0। ये सारी वो की वो संख्या है, वो परिमेय संख्या है जिनके अंश में हर का भाग देने पर भागफल पूरा पूरा जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है तथा भागफल इस प्रकार की संख्याएं प्राप्त होती है। ये संख्याएं साधारण परिमेय संख्या या पूर्णांक संख्या के नाम से जानी जाती है। वास्तविक संख्या भी -अनंत से +अनंत तक थी और साधारण परिमेय संख्या भी -अनंत से +अनंत तक है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? यहां पर -अनंत से +अनंत तक की केवल ये वाली संख्या है और वहां पर -अनंत से +अनंत के बीच की सारी संख्या होती है, चाहे वो साधारण हो, चाहे दशमलव हो, चाहे भिन्न हो, सभी संख्याओं का संग्रह तो वो है। और केवल इन संख्याओं का, केवल पूर्णांक संख्याओं का जो संग्रह है वो साधारण परिमेय संख्या। मेरे हिसाब से बात अच्छी तरह से समझ में आ गई। पूर्णांक के बाद में अगला रूप बनता है पूर्ण। अगर आपने क्रम से इनको लिखा है तो आराम से समझ में आ जाएगा, याद भी रह जाएगा। देखिए इसमें क्या हुआ, सारी की सारी तो माइनस वाली संख्या है, सारी की सारी प्लस वाली संख्या है और साथ में शून्य भी है। ये तीनों प्रकार की संख्याओं का संग्रह पूर्णांक संख्या कहलाता है। अब आप ये क्या कीजिए, अगर आपको पूर्णांक संख्या को पूर्ण संख्या में बदलना है तो पीछे से 1 को हटा दें। पीछे से 1 को हटाते ही ये वाला जो बचने वाला पोर्शन है, ये जो समूह है, इसको समूह नहीं, गणित की भाषा में वैसे समुच्चय कहा जाता है, लेकिन ये टेक्निकल मैथमेटिक्स का पोर्शन है इसलिए इसके बारे में अपन लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं करेंगे। ये वाला जो समूह, ये जो समुच्चय बचा है, ये क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। मतलब पूर्ण संख्या में क्या आएगी? शून्य और प्लस वाली सारी की सारी संख्या आएगी। शून्य और प्लस वाली सभी साधारण परिमेय संख्याओं का जो संग्रह है
वो पूर्ण संख्या के नाम से जाना जाता है। जैसे 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस प्रकार से ये अनंत तक जो संख्याएं चलती है वो सारी की सारी संख्या पूर्ण संख्या के नाम से जानी जाती है। पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है। और अगर आप पीछे से एक और हटा दोगे, पीछे से एक और हटेगा तो पूर्ण हटेगा 0। 3 प्रकार की संख्या है, ऋणात्मक, धनात्मक और उदासीन। पहले अपन ने ऋणात्मक को हटा दिया, अब उदासीन को हटा देंगे। और जैसे ही उदासीन हटेगी, पीछे बचने वाली सारी की सारी संख्याएं प्राकृत संख्याओं के नाम से जानी जाती है। ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं, ये सब की सब प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। ये हो गई साधारण परिमेय संख्याओं के तीनों प्रकार हो गए। साधारण परिमेय संख्याओं में ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य, इन तीनों का जो संग्रह है वो तो कहलाएगा, इन तीनों का संग्रह या तीनों से बनने वाला समुच्चय कहलाएगा पूर्णांक संख्या। अगर उस पूर्णांक में से ऋणात्मक को हटा दें, माइनस वाली संख्याओं को अगर हटा दें, तो 0 और प्लस वाली जो संख्याएं हैं वो कहलाएगी पूर्ण संख्या। और पूर्ण में भी अगर शून्य को हटा दें तो केवल धनात्मक, ये केवल प्लस वाली जो संख्याएं हैं वो क्या कहलाएगी, प्राकृत संख्याओं के नाम से जानी जाएगी। मेरे हिसाब से बात आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब देखिए साहब, मैं इनके कुछ एक समानार्थी शब्द लिख रहा हूं, आप मुझे एक बात बताइए, सोचना जो मैं बात पूछ रहा हूं, क्या पूर्ण संख्या को ऋणोत्तर संख्याएं कहा जा सकता है? मैंने पॉइंट ये रखा है, क्या पूर्ण संख्याओं को ऋणोत्तर संख्याएं कहा जा सकता है? ऋणोत्तर संख्या याद कीजिए आप कौन सी होती है। ऋणोत्तर संख्या वो होती है जिसमें ऋणात्मक नहीं होता है, या ऋणात्मक को छोड़कर शेष सभी संख्याओं को ऋणोत्तर संख्या कहा जाता है। और आप देख सकते हैं पूर्ण संख्या में कहीं भी ऋणात्मक संख्या नहीं है। ऋणात्मक को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्या इसमें है, तो इसलिए अपन पूर्ण संख्या को ऋणोत्तर संख्या भी कह सकते हैं। ये बेसिक चीजें अपने को पता होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का दूसरा नाम होता है ऋणोत्तर संख्या। तो इसी प्रकार से आगे देखिए, प्राकृत संख्या के बारे में पूछ रहा हूं, क्या प्राकृत संख्या को भी ऋणोत्तर संख्या कहा जा सकता है? क्या प्राकृत संख्या को भी ऋणोत्तर संख्या कहा जा सकता है? देखिए आप, प्राकृत संख्या में ये संख्या आ रही है, क्या ये सारी संख्या ऋणोत्तर है? बिल्कुल है। ऋणोत्तर कौन सी होती है? जिसमें ऋणात्मक नहीं होता है। अब आप ये मत सोचना शून्य नहीं है, इसमें शून्य से मतलब नहीं है, जिसमें ऋणात्मक नहीं हो वो सब ऋणोत्तर है, चाहे वो अनंत संख्या है चाहे केवल एक ही संख्या है। तो आप ये देखिए, ये सारी की सारी संख्या धनात्मक है। धनात्मक है इसका मतलब ऋणात्मक नहीं है, और जिस ऋणात्मक नहीं है वो सारी की संख्या क्या कहलाएगी, ऋणोत्तर संख्या के नाम से जानी जाएगी। अब इसमें अगला पॉइंट, क्या मैं प्राकृत संख्याओं को शून्येतर संख्या भी कह सकता हूं? क्या प्राकृत संख्याओं को शून्येतर संख्या भी कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि शून्येतर संख्या कौन सी होती है? शून्येतर संख्या वो होती है जिसमें शून्य नहीं होता, और प्राकृत संख्या की शुरुआत ही 1 से होती है, इसमें कहीं भी शून्य नहीं आएगा, इसलिए इन संख्याओं को अपन शून्येतर संख्या के नाम से भी कह सकते हैं। ये लीजिए साहब, ये आपकी साधारण परिमेय संख्याओं के तीनों प्रकार होंगे। वापस बताता हूं, साधारण परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का वह भाग या वे परिमेय संख्या जिनके अंश में हर का पूरा पूरा भाग जाता है, साधारण परिमेय संख्या कहलाती है। और उन सभी साधारण परिमेय संख्या, अगर प्रकारों की बात करें तो 3 प्रकार की होती है, जिनमें पहले पूर्णांक, फिर पूर्ण और फिर प्राकृत संख्याएं। ये तीनों उनका क्रम होता है, जिनमें से सभी साधारण परिमेय संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। उन पूर्णांक में ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक तीनों संख्याएं आती है। अगर अपन ऋणात्मक को छोड़ दें, ऋणात्मक को हटा दें, तो पीछे बचने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी, और अगर शून्य को भी हटा दिया जाए तो केवल प्लस वाली जो संख्या है वो प्राकृत संख्या के नाम से जानी जाएगी। अब यहां से एक मिनट, पूर्ण संख्याओं को ऋणोत्तर संख्या के नाम से भी जाना जाता है, प्राकृत संख्या को ऋणोत्तर तथा शून्येतर संख्या के नाम से भी जाना जाता है। यहां से एक छोटा सा पॉइंट और भी, उस पर ध्यान दें। प्राकृत संख्या की शुरुआत कहां से हो रही है? 1 से। और अपन जब गिनती बोलते हैं, एक छोटा सा मन में सवाल और खड़ा होता है, अपन गिनती बोलते हैं, मान लीजिए अपन छोटी क्लासेस में थे, सामने सर ने या मैडम ने बुला के अपने को कहा कि चलो बच्चों के सामने गिनती बोलो। आपके पीछे पीछे बच्चे बोलेंगे, आपने इस दृश्य को सबने लाइव जिया है। मेरे हिसाब से जब अपन क्लास में थे, छोटी क्लासेस में थे,
पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास में अपन पढ़ते थे, तो लास्ट के क्लास में या किसी एक क्लास में बच्चों को बिठा देते थे, सामने एक लड़का खड़ा होकर गिनती बोलता है, अपन उसके पीछे पीछे बोला करते थे। उसको कहा जाता था कि गिनती बोल, और गिनती का नाम लेते ही वो शुरू कहां से करता था? 1 से। जबकि सोचने वाली बात तो ये है कि 1 से छोटा तो 0 भी होता है, उसने वहां से चालू क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि सभी गणितीय इकाइयों का निर्माण 1 से होता है। आपको जब मैंने अंक पढ़ाया था उस टाइम कहा था कि अंक होते हैं 10, 0 से लेकर 9 तक, लेकिन अंकों का निर्माण भी 0 और 1 से होता है, जिनमें 0 का स्वतंत्र अवस्था में कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए सभी गणितीय इकाइयों का निर्माण 1 से माना जाता है। इसीलिए जब किसी भी संख्या के बारे में कुछ भी नहीं कहा जाए या वहां कुछ भी नहीं हो तो 1 तो होगा ही होगा। इसीलिए गिनती की शुरुआत या किसी भी संख्या की शुरुआत 1 से बन जाती है। हाँ जी, ये हो गया। संख्या 2 प्रकार की, वास्तविक तथा काल्पनिक। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या 2 प्रकार की, साधारण और दशमलव। साधारण संख्या 3 प्रकार की, पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत। अब आप इधर आ जाइए साहब, ये दशमलव संख्या जो है ये भी आगे जाकर 2 प्रकार की हो जाती है। पहली बात तो दशमलव संख्या कौन सी है? दशमलव संख्या परिमेय संख्या का वह भाग है जिसके अंश में हर का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, जिसका भागफल दशमलव में प्रसारित होता है, वो सारी की सारी संख्या दशमलव परिमेय संख्या के नाम से जानी जाती है। लेकिन अब अगर अपन दशमलव की संख्या की बात करें तो दशमलव संख्या भी 2 प्रकार की हो जाती है। कौन कौन सी होती है? उदाहरण से ही क्लियर करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से किसी बात को क्लियर करने पर वो लॉन्ग टाइम तक अपने दिमाग में बैठी रहती है। हाँ जी, ये दशमलव संख्या भी 2 प्रकार की होती है। अगर आप इसको वास्तविकता में सब्जेक्ट के हिसाब से देख रहे हो तो आप खुद से इस बात को महसूस करोगे कि वास्तव में इतना लेवल से या इतना डीपली आज तक अपन ने नहीं पढ़ा। और अगर आप ये सोचोगे कि यार मुझे तो सिर्फ टाइम पास करना है, टाइम पास के माध्यम से ये आपके लिए सफिशिएंट पोर्शन नहीं है। टाइम पास में तो सिर्फ ऊपर से मलाईदार चीजें पढ़ाई जाती है। हाँ जी, दशमलव परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? नामकरण भी अपन बाद में करेंगे, पहले उदाहरण ले लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 3/2। एक उदाहरण मैंने ले लिया 5/4। एक उदाहरण मैंने ले लिया 8/5। एक उदाहरण मैंने ले लिया 10/3। एक उदाहरण मैंने ले लिया 30/7। ये कुछ एक संख्याओं के मैंने एग्जाम्पल लिए। ये 5 संख्या आपके सामने रखी गई है, आप सब देख रहे हो, पांचों की पांचों संख्या परिमेय संख्या है, क्योंकि अंश बटा हर के रूप में लिखी गई। ठीक है, अब अगर अपन इसको आगे हल करें या परिमेय संख्या को आगे बढ़ाना चाहें कि ये कौन सा प्रकार होगा, साधारण या दशमलव में से कौन सा होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अंश में हर का भाग देना पड़ेगा। भाग दोगे तो 3 में 2 का भाग दिया 1.5, 5 में 4 का भाग दिया 1.225, 8 में आपने 5 का भाग दिया तो आया 1.6, 10 में आपने 3 का भाग दिया तो यह आया 3.33333 अनंत तक। और इसी प्रकार 30 में आपने 7 का भाग दिया तो यह आया 4.285714, इस प्रकार से अनंत तक। ये लीजिए साहब, ये सब के भागफल मैंने यहां लिख दी। अब आप ये देखिए परिमेय संख्या का कौन सा भाग है? साधारण और परिमेय, साधारण और दशमलव में से कौन सा है? दशमलव, क्योंकि इन सब का भागफल किस में प्राप्त हो रहा है? दशमलव में हो रहा है। तो एक तरह से तो ये सारी की सारी संख्या दशमलव परिमेय संख्या। लेकिन अगर अपन इसमें केवल दशमलव के हिसाब से देखें तो दशमलव संख्या के हिसाब से देखने पर भी तो ये 2 प्रकार की है ना, तो सारी दशमलव परिमेय संख्या, लेकिन दशमलव में भी ये 2 प्रकार की है। कैसे? ये वाली 3 तो अलग है, ये दोनों अलग है। आपको देख सकते हैं इस स्थिति को, ये तीनों अलग है, ये 2 अलग है। क्यों? इन तीनों में क्या हो रहा है? ये 3 वो परिमेय संख्या है जिसके अंश में हर का भाग देने पर भाग दशमलव में प्रसारित हो रहा है, लेकिन आगे जाकर भाग रुक रहा है। कुल मिलाकर अपन कहें एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग देने पर अगर भाग चाहे दशमलव में जाए, लेकिन अगर भाग आगे जाकर रुक जाता है, इसका मतलब निश्चित रूप से आगे उसका शेषफल 0 प्राप्त होता है। आप कोई भी उदाहरण उठा के देख लीजिए, अगर भाग रुक गया इसका मतलब शेषफल 0 प्राप्त हो गया। और इनकी तरह अगर भागफल अनंत तक चलने पर भी न रुकता है तो निश्चित रूप से उसमें कभी भी शेषफल 0 प्राप्त नहीं होगा। यह सबसे बड़ा लॉजिक है।
कोई भी परिमेय संख्या जिसके अंश में हर का भाग देने पर भाग आगे जाकर रुक जाता है, इसका मतलब निश्चित रूप से उसका शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है। और अगर किसी संख्या का भागफल अनंत तक भी नहीं रुकता, अनवरत रूप से भाग जाता ही रहता है, तो निश्चित रूप से उस संख्या का कभी भी शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है। तो देखिए साहब, इस आधार पर यह दशमलव परिमेय संख्या दो प्रकार की होगी। एक तो वो दशमलव परिमेय संख्या जिसका शेषफल शून्य प्राप्त होता है, और दूसरी ये हो गई वो दशमलव परिमेय संख्या जिसका शेषफल कभी भी शून्य प्राप्त नहीं होता है। ये दो प्रकार की संख्या होगी, शेषफल शून्य प्राप्त होने वाली और जिनका शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है। शेषफल शून्य प्राप्त होने का मतलब क्या हुआ? शेषफल शून्य प्राप्त होने का मतलब हुआ उस संख्या का भाग आगे जाकर रुक गया। यही मतलब भागफल आगे जाकर रुक गया, मतलब रुक गया, इसका मतलब शांत हो गया। इस आधार पर वह दशमलव परिमेय संख्या जिसका शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है वह शांत संख्या कहलाती है, और जिनका शेषफल अनंत तक भी शून्य प्राप्त नहीं होता वे अशांत संख्याओं के नाम से जानी जाती है। दशमलव परिमेय संख्या दो प्रकार की, एक शांत और दूसरी अशांत। शांत और अशांत के नाम से स्पष्ट हो रही है बात। शांत का मतलब जो शांत हो गई, जो रुक गई, मतलब जिसका शेषफल शून्य प्राप्त हो गया, और अशांत का मतलब जो कभी भी नहीं रुकी, अनंत तक भी नहीं रुकी, इसका मतलब जिसका शेषफल कभी शून्य प्राप्त नहीं हुआ। नाम से इनका अर्थ आप आसानी से समझ सकते हो। ये तो भाई शांत दशमलव परिमेय संख्या। पूरा नाम क्या हो जाएगा इनका, अगर आप पूरा नाम देखना चाहो तो? शांत किसका हिस्सा है? दशमलव का। दशमलव किसका है? परिमेय का। परिमेय किसका है? वास्तविक। और वास्तविक किसका पार्ट है? संख्या का। इसका पूरा नाम हो गया शांत दशमलव परिमेय वास्तविक संख्या। लेकिन सीधा सीधा समझ सकते हो आप, शांत संख्या और ये वाली कौन सी संख्या है? ये है अशांत संख्या। चलिए साहब, ये तो नॉर्मल सी होगी। एक दो उदाहरण अगर मैं यहां लिखूं तो लिख सकता हूं। 5/4 हो गया, 15/8 हो गया, ठीक है। ये कुछ एक ऐसी संख्या है जिनका शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है, मतलब इनका भाग आगे जाकर रुक जाता है, तो ये तो कौन सी संख्या होगी? शांत दशमलव परिमेय संख्या। अब अगर इधर में लिखूं तो इस तरफ एक तो हो गई जैसे 10/3, इसका भाग कहीं नहीं रुक रहा है अनंत तक भी। एक मैंने लिख दिया जैसे 20/3, एक में लिख देता हूं इसी प्रकार से 30/7, एक मैंने लिख दिया चलो 47/22। इन्हीं संख्याओं को क्लियर कर देता हूं। ये कुछ एक मैंने चार संख्याएं आपके सामने लिखी। अब इन चारों संख्याओं के अंश में मैं हर का भाग देकर भागफल यहां से निकाल रहा हूं। आप उस भागफल पर विचार करना। एक बात तो क्लियर होगी कि ये चारों की चारों अशांत संख्या है, मतलब इनका शेषफल शून्य नहीं आएगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, शेषफल शून्य नहीं आएगा वो तो एक अलग बात है। लेकिन इनका जो भागफल है, आप अगर थोड़ा सा विचार करें, या पहले वाली क्लासेस आपने रेगुलर ली है तो आपने एक चीज पर विचार किया होगा कि इन संख्याओं का प्रसार भी अनंत तक होता है और अपरिमेय संख्याओं का प्रसार भी अनंत तक होता है। जैसे यहां से मैं 10 में 3 का भाग दे दूं तो आएगा 3.333333 अनंत तक। 20 में मैंने 3 का भाग दे दिया, आ गया 6.666666 अनंत तक। 30 में मैंने 7 का भाग दे दिया तो ये आ गया 7 चौक 28, 2 बचा, पॉइंट लगाया 20, 7 दूनी 14, पॉइंट लगाया हुआ है, जीरो मिल जाएगा। 20 में से 14 गया 6, जीरो लगा 60, 7 8 56, बच गया 4, 4 के आगे जीरो लगाया 40, 7 पंजो 35, बच गया 5, 5 के आगे जीरो लगाया 50, 7 7 गुना 50, बच गया 1, जीरो लगाया तो 10, 7 एकम 7, फिर 3 बच गया, 3 के आगे जीरो लगाया तो 30, 7 चौके 28, फिर वापस से ये आ जाएगा 2 8 5 7 1 4। ऐसे ही अनंत तक चलता रहेगा। और 47 में अगर आप 22 का भाग दोगे तो ये आएगा 22 दूनी 44, बच गया कितना 3, पॉइंट लगाया तो गया 30, 22 एकम 22, बच गया 8, 8 में जीरो लगा दिया तो 80, 22 दिया 66, 80 में से 66 गया तो 14, जीरो लगाया तो 140, 22 चीजें 132। इसी प्रकार फिर वापस आ गया 3, फिर 6, ऐसे ही अनंत तक जा रहा है। अब आप इन संख्याओं पर विचार करें और यहां वाली एक संख्या में लिख देता हूं ऐसे √3 है, वैसे इसका मान अपन ने लिखा 1.732 अनंत तक। ये भी सारी अनंत तक चल रही है, ये भी अनंत तक चल रही है।
तो आप ये सोचोगे फिर तो ये दोनों एक ही हो गए, जो अशांत है वही अपरिमेय है, जो अपरिमेय वही अशांत है। इनको देखने पर ये बात दिमाग में आती है, लेकिन सरासर गलत बात है, सरासर गलत बात है। ये दोनों अलग अलग थी, अलग अलग ही है, अलग अलग ही रहेंगी। अब आप अंतर समझने की कोशिश करें, अंतर क्या है। देखिए साहब, परिमेय संख्या अंश बटा हर के रूप में लिखी गई वह संख्या जिसके अंश में हर का पूरा पूरा भाग न जाकर भागफल दशमलव में प्रसारित होता है, और अगर शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता, अर्थात जो अशांत संख्या है, चाहे वो अशांत संख्या हो, चाहे उनका भागफल अनंत तक भले ही चल रहा हो, लेकिन उन संख्याओं में एक सबसे बड़ी खास बात होती है, उन संख्याओं में एक विशेषता होती है जिसका वो हमेशा पालन करती है। और वो विशेषता क्या है? ये भी अशांत संख्या, ये भी अशांत है, ये भी अशांत है, ये भी अशांत है। अब इन अशांत संख्याओं में विशेषता क्या है? ये दशमलव के बाद चाहे अनंत तक प्रसारित क्यों ना हो जाए, लेकिन इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये दशमलव के बाद या तो किसी अंक की या किसी संख्या की अनंत तक लगातार पुनरावृत्ति करती है। देख लीजिए, ये वाली संख्या पुनरावृत्ति कर रही है 3 की और अनंत तक करेगी, ये वाली संख्या पुनरावृत्ति कर रही है 6 की और अनंत तक करेगी। इसी प्रकार आप इस पर ध्यान दें, 4.285714 2855714 देख सकते हैं आप। चाहे आगे जाकर 5-6 संख्याओं में 5 अंकों की संख्या का प्रसार क्यों नहीं है या पुनरावृत्ति हुई है, लेकिन पुनरावृत्ति जरूर हुई है। इसमें किसकी पुनरावृत्ति हुई? इसमें पुनरावृत्ति हुई, देखो पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले वाले नहीं, पॉइंट के बाद में पुनरावृत्ति हुई 285714 की, फिर वापस आ गया 285714, फिर वापस आएगा 285714। इस प्रकार से ये अनंत तक चलेगी, लेकिन किसी न किसी अंक या किसी न किसी संख्या की पुनरावृत्ति करते हुए चलेगी। इसी प्रकार ये लिखी हुई है 2.1363636, इसमें देख लीजिए आप 3 की ये पुनरावृत्ति करती जा रही है और अनंत तक पुनरावृत्ति करेगी। इसलिए मैंने आपको कहा था कि अशांत संख्या क्या होती है? जिसके अंश में हर का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, भागफल दशमलव में प्रसारित होता है, और दूसरी बात उसका शेषफल कभी शून्य प्राप्त नहीं होता, वो अशांत संख्या होती है। लेकिन अशांत संख्या जिसका शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता या जिसका भागफल अनंत तक चलता है, चाहे अनंत तक चले, लेकिन वो अनंत तक भी किसी न किसी दशमलव के बाद किसी न किसी अंक या किसी संख्या की पुनरावृत्ति करेगी। लेकिन इसमें ऐसा कभी नहीं होता। अपरिमेय संख्या का मान या प्राप्त होने वाली संख्या अनंत तक जरूर चलती है, दशमलव में अनंत तक प्रसारित जरूर होती है, परंतु उसमें किसी भी अंक या किसी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती है। ये ध्यान रखना, यहां पुनरावृत्ति होगी, यहां नहीं होगी। आप अपनी मर्जी से घर बैठकर चाहे 100 एग्जाम्पल ले लेना अंश बटा हर के रूप में लिखी गई संख्या का, आप भाग दोगे, निश्चित रूप से वो पुनरावृत्ति करेगा, चाहे 1 अंक की, चाहे 2 की, चाहे 3 की, चाहे 5 की, चाहे 7 की, कितने अंकों बाद पुनरावृत्ति करे, लेकिन पुनरावृत्ति जरूर करेगा। अगर पुनरावृत्ति नहीं करेगा तो वो अपरिमेय संख्या होगी। मेरे हिसाब से बात दोनों में अंतर भी समझ में आ रही होगा, और ये बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो भी समझ में आ गई होगी। यहां पुनरावृत्ति होती है, यहां नहीं होती है, और इस पुनरावृत्ति के आधार पर मैं इस अशांत संख्या का और अपरिमेय संख्या का एक दूसरा नाम लिख रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा प्रचलित नाम है, आप थोड़ा सा ध्यान से समझे। देखिए साहब, पहली बात तो यह है कि ये संख्याएं दशमलव के बाद लगातार अनंत तक चल रही है। हिंदी भाषा में लगातार को कहा जाता है अनवरत। हिंदी शब्दावली के अनुसार लगातार का पर्यायवाची शब्द होता है अनवरत। और दूसरी बात इसमें क्या है? दूसरी इसमें विशेषता है कि लगातार भी चल रही है और दशमलव के बाद किसी न किसी अंक या किसी संख्या की पुनरावृत्ति भी कर रही है। तो अनवरत या लगातार को तो गणितीय भाषा में लिखा गया अनवसानी। ध्यान से सुने साहब, अनवसानी। और पुनरावृत्ति जिसकी हो रही है उसको लिखा गया आवर्ती। इस आधार पर इस अशांत संख्या का दूसरा नाम है अनवसानी आवर्ती संख्या। और इसमें क्या है? इसमें भी ये अनवरत तो है, अनंत तक चल रही है, इसका मतलब अनवसानी तो ये भी है, लेकिन इसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए ये आवर्ती नहीं होकर अनावर्ती संख्या के नाम से जानी जाएगी। अनवसानी आवर्ती संख्या होती है अशांत दशमलव संख्या, वो भी परिमेय, और अनवसानी अनावर्ती संख्या होती है अपरिमेय संख्या। इन दोनों के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द
अपरिमेय संख्या को अनवसानी आवर्ती संख्या भी कहा जाता है और अशांत संख्या को अनवसानी आवर्ती संख्या के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अनवसानी शब्द इसलिए कहा गया कि इन दोनों का ही प्रसार दशमलव के बाद अनंत तक होता है, लेकिन इसमें किसी न किसी अंक या किसी संख्या की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए इसको आवर्ती कहा गया। इसमें किसी अंक या संख्या की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए इसको अनावर्ती संख्या के नाम से प्रदर्शित किया गया। ये लीजिए साहब, ये संख्या का विभाजन अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी यहां से थोड़ा सा इसका आगे और विभाजन चलेगा, लेकिन एक बार के लिए मैं थोड़ा सा इस विभाजन को वापस बोल देता हूं। सुने आप, संख्या मूलतः दो प्रकार की होती है, वास्तविक और काल्पनिक संख्या। फिर वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, साधारण परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है, साधारण और दशमलव संख्या। साधारण संख्या तीन प्रकार की होती है, पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत संख्या। दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है, शांत और अशांत संख्या। अशांत संख्या का दूसरा नाम अनवसानी आवर्ती संख्या और अपरिमेय संख्या का दूसरा नाम अनवसानी अनावर्ती संख्या। ये लीजिए साहब, यहां तक की बात मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई। अब मैं थोड़ा सा एक लास्ट पॉइंट, 5 मिनट का लेक्चर और बचा हुआ है, उसके बाद में संख्या का विभाजन कंप्लीट हो जाएगा और निश्चित रूप से मैं दावा कर सकता हूं जिसने इसको अच्छी तरह से समझा है, इसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं करके आएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर कंपटीशन में कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन किसी अगर एग्जाम में पूछा गया तो निश्चित रूप से आप किसी भीड़ का हिस्सा नहीं हो, आप भीड़ से हट करो। और जो भीड़ से हटकर चलता है वो हमेशा सक्सेस होता है। जो भीड़ से हटकर या भीड़ को पीछे छोड़कर आगे निकल जाए वो सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है। और वही पॉइंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये पॉइंट अमूमन नहीं पढ़ाए जाते हैं। हाँ जी, एक लास्ट पॉइंट के बारे में अपनी बात चल रही है। देखिए सर, लास्ट पॉइंट है अशांत संख्या। अशांत दशमलव परिमेय संख्या या जिसका दूसरा नाम होता है अनवसानी आवर्ती संख्या। वापस उदाहरण से लिखता हूं, 2-4 उदाहरण लिख दूंगा। देखिए, एक उदाहरण लिख दिया मैंने, जैसे 6/5। एक उदाहरण लिख दिया मैंने वही 20/3। एक उदाहरण लिख दिया मैंने 30/7। एक उदाहरण लिख दिया मैंने 47/22। ये कुछ एक उदाहरण लिख दिया। अब इन वही उदाहरण लिखे हैं जो पहले आपको समझाए, ताकि बात एग्जाम्पल रिपीट होने से बात अच्छी तरह से समझ में आए। देखिए, आप इसमें भाग दो 5 में 6, क्या है 5 एकम 5, बच गया 1 पॉइंट लगाया तो सॉरी ये संख्या 9, 10 में 9 का भाग अपन दे रहे हैं, 9 एकम 9, बच गया 1 में भाग 9 का जाता नहीं, इसलिए पॉइंट लगाया, फिर 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, फिर 9 एकम, इस प्रकार से अनंत तक चल रहा है। ये आया 1.1111 अनंत तक। इसी प्रकार 20 में 3 का आपने भाग दिया, 3.333333 अनंत तक चल रहा है। इसी प्रकार 30 में आपने 7 का भाग दिया, यह आया 4.285714, 285714, इस प्रकार से अनंत तक चल रहा है। 47 में अभी अपन ने 22 का भाग दिया था, दोबारा टाइम की बचत हो जाए इसलिए सीधा लिख देता हूं, 2.136363636, इस प्रकार से अनंत तक। ये लो साहब, ये 4 संख्या है, चारों की चारों संख्या परिमेय संख्या थी। चारों के अंश में हर का भाग अपन ने दिया तो भाग साधारण नहीं रहा, मतलब सीधा पूरा भाग नहीं गया, दशमलव में प्रसारित हुआ। और दशमलव में भी शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, चारों संख्याओं का भाग अनंत तक लगातार चल रहा है, मतलब इसका शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ। अब इसमें क्या है,
और चारों की चारों संख्या आप देख सकते हो, चारों अनवसानी आवर्ती संख्या है। निश्चित रूप से जो अशांत है वो अनवसानी आवर्ती होगी। अगर आवर्ती नहीं हो रही है तो अपरिमेय संख्या ही होती है। अब आप देखिए इसमें कौन सी संख्या की पुनरावृत्ति हुई? 1। इसमें किसकी पुनरावृत्ति हुई? 3 की। इसमें किसकी पुनरावृत्ति हुई? 2, 8, 5, 7, 1, 4 की। और इसमें किसकी पुनरावृत्ति हुई? 3, 6 की। किसी भी दशमलव संख्या के बाद अगर किसी अंक या किसी संख्या की पुनरावृत्ति की जाती है तो उसमें उसे शॉर्ट में भी लिखा जाता है। सीधा सीधा इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना पड़े, इसलिए उसको शॉर्ट में लिखा जाता है। और शॉर्ट में लिखने के लिए कहा जाता है कि दशमलव के बाद जिस किसी अंक या जिस किसी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है उस पूरे पद को लिखने की आवश्यकता नहीं है। पुनरावृत्ति वाले केवल एक पद को लिखकर उसके ऊपर बार या रेखा बंधनी का प्रयोग कर दीजिए, अपने आप वो अनंत तक प्रसार को व्यक्त करेगा। मतलब यहां पर पुनरावृत्ति हुई 1 की, तो अपन दशमलव के बाद केवल एक अंक को लिखकर इसके ऊपर बार लगा देते हैं। 1.1 का बार जिस किसी अंक या जिस संख्या के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब उसका अनंत तक प्रसार हुआ है। यहां पर अपन इसको लिख सकते हैं 3.3 का बार। 3 के ऊपर बार लगाया क्योंकि 3 की पुनरावृत्ति हो रही थी, और 3 के ऊपर बार का मतलब यह है 3 का अनंत तक प्रसार है। इसको अपन लिख देते हैं 4 इस एक पद की पुनरावृत्ति हो रही है, एक पूरे पद को लिखेंगे और इस पद के ऊपर लगा देंगे बार। लगा दी, ये हो गया 4.285714 के ऊपर बार। इसमें पुनरावृत्ति किसकी हुई? 2.136 में केवल 3-6 की पुनरावृत्ति हुई, तो केवल 3-6 के ऊपर ही बार लगेगा। ये लीजिए साहब, चारों संख्या मैंने आपके सामने लिख दी। 1.1 का बार, 3.3 का बार, 4.285714 का बार और 2.136 का बार। सभी संख्याएं अशांत है या सभी संख्याएं अनवसानी आवर्ती संख्या है, लेकिन इन सारी की सारी संख्या और सभी संख्याओं के ऊपर बार लगाया हुआ है। ये भी बार के रूप में, ये भी बार के रूप में, ये भी बार के रूप में और ये भी बार के रूप में। लेकिन अगर आप इन संख्याओं पर थोड़ा ध्यान दें, मतलब सारी की सारी अशांत तो है ही, लेकिन अगर आप इन सभी संख्याओं पर ध्यान दें तो इन 4 में से 3 संख्याएं एक जैसी है और एक संख्या उनसे अलग है। 3 संख्या एक जैसी है और एक संख्या अलग है। कौन सी? इस संख्या का इस संख्या और इस संख्या। शुरू वाली 3 संख्याओं को आप देखिए, शुरू की 3 संख्या में दशमलव के ठीक बाद बार लग चुका है। देखिए, दशमलव के जस्ट बाद में बार लग गए, दशमलव के जस्ट बाद बार लग गए, दशमलव के जस्ट बाद में बार लग गए। मतलब इन तीनों संख्याओं में दशमलव के ठीक बाद पुनरावृत्ति शुरू हो चुकी है। जबकि इस संख्या में आप देखिए, इसमें दशमलव के ठीक बाद बार नहीं लगा, एक इकाई छोड़कर उसके बाद में बार लगाया। मतलब इसमें दशमलव के ठीक बाद पुनरावृत्ति नहीं हुई, दशमलव के एक स्टेप आगे इसने पुनरावृत्ति करना शुरू किया है। इस आधार पर यह अशांत संख्या भी 2 प्रकार की हो जाती है, जिनमें ऐसी संख्या जिसका दशमलव के ठीक बाद पुनरावृत्ति शुरू हो जाए या जिसमें दशमलव के ठीक बाद बार लग जाता है, वह शुद्ध अशांत संख्या कहलाती है। ये शुरू वाली जो 3 है, ये शुरू वाली 3 तो कौन सी है? ये तो है शुद्ध अशांत संख्या। और जिस किसी संख्या का दशमलव के जस्ट बाद पुनरावृत्ति नहीं हो या दशमलव के ठीक बाद बार नहीं लगता है, वह मिश्रित अशांत संख्या के नाम से जानी जाती है। ये लीजिए साहब, यह है मिश्रित और वो तीनों है शुद्ध। जैसे कुछ एक उदाहरण में लिखूं, मैंने लिख दिया 2.89 का बार। पहली बात, अगर मैं पूछूं कि शांत है या अशांत है, दशमलव तो है ही, देखने वाली बात ही नहीं। शांत है या अशांत है, जल्दबाजी में उत्तर नहीं देना, सोचकर आप बताएं। पहली बात तो ये बात क्लियर हो जाती है कि जहां बार लगा हुआ है वह शांत का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। शांत तो वो होती है जिसका शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है या 2-4 स्टेप के बाद में जाकर उसका वो भाग रुक जाता है, और जिसका भाग रुक रहा है, जिसका शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, उस पर बार लगाने की जरूरत ही क्या है? बार अपन उस पद पर या उस अंक पर लगाते हैं जिसकी अनंत तक पुनरावृत्ति होती है। तो पहली बात तो एक चीज क्लियर है कि बार जिस पर लगा है वो अशांत होगी निश्चित रूप से। अब मैं पूछ रहा हूं कि अशांत में कौन सी है, शुद्ध है या मिश्रित है? तो देखिए, दशमलव के ठीक बाद में पुनरावृत्ति शुरू हो गई, इसका मतलब ये कौन सी है? शुद्ध अशांत संख्या। मैं लिखूं
41.219 मैंने पूरे पर बार लगा दिया तो ये कौन सी है? शुद्ध अशांत। और अगर मैंने एक अंक पर से बार हटा दिया, दो के ऊपर से बार हटा दिया, केवल एक 9 पर बार लगा हुआ, मतलब दशमलव के ठीक बाद पुनरावृत्ति शुरू नहीं हुई, इसका मतलब अब ये कौन सी है? अब ये है मिश्रित अशांत। अगर एक बार में फिर हटा दूं, एक के ऊपर से भी बार हटा दिया, तो भी ये कौन सी है? मिश्रित अशांत। क्योंकि इसका मतलब क्या है? 41.219 का मतलब है 41.219 इस प्रकार से अनंत तक। अगर मैं इसमें 41.219 में केवल एक 9 पर बार लगा रहा हूं, इसका मतलब है 41.2 एक बार ये, अब इसकी पुनरावृत्ति चालू हो जाएगी 1 9 1 9 1 9 1 9 अनंत तक। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 41.219 में केवल 9 पर बार है, तो इसका मतलब ये है 41.21। अब पुनरावृत्ति किसकी है? 9 की। 9 9 9 9 9 अनंत तक। ये अंतर होता है साहब इसमें, जिसमें ये शुद्ध है और ये दोनों मिश्रित है। मेरे हिसाब से बात आपके समझ में आ गई होगी। इसी के साथ इस संख्या का मूल रूप से जो विभाजन है वो पूरा हो जाता है। अभी संख्या के कुछ एक प्रकार और बचे हुए जो आपने सुने हैं, जो शुरू से आप बेसिक क्लासों में पढ़ते आ रहे हो। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, वो प्रकार अभी बचे हुए, लेकिन वो प्रकार हैं किसके? वो प्रकार है पूर्णांक संख्याओं के। उसमें दशमलव संख्याएं नहीं आती। पूर्णांक संख्या आगे जाकर 11 भागों में और बढ़ती है, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये एक पॉइंट संख्या का आपका पूरा हो चुका है, जिसमें संख्या का विभाजन। वापस बोल देता हूं, संख्या मूलतः 2 प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या 2 प्रकार की, साधारण और दशमलव। साधारण संख्या 3 प्रकार की, पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत। दशमलव संख्या 2 प्रकार की, शांत और अशांत। अशांत संख्या 2 प्रकार की, शुद्ध तथा मिश्रित। एक एक पॉइंट को डीपली मैंने क्लियर किया। मेरे हिसाब से आराम से आपकी बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संख्या के इस विभाजन को मैंने 3 क्लास में कंप्लीट किया है। इसके बाद में किसी के मन में कोई सवाल नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर है तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं, चाहे लाइव चैट में पूछें, चाहे कमेंट करके पूछें, चाहे मेरे नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पूछें। आपको पूरा हक है हर एक क्वेश्चन के बारे में, हर एक क्वेश्चन को पूछना। और दूसरी बात, हर एक आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करना मेरा फर्ज है। इसलिए आप बेझिझक होकर कोई सवाल पूछें। आपके सवाल का मैं प्रत्युत्तर जरूर दूंगा, सहर्ष। आज का लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूं, क्योंकि ज्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर करेंगे तो ये भूल जाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट अपने आप में नया लॉजिक सिखा रहा था। इसलिए आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।